हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो सीडीपी के प्रश्न लिया है वह सभी आपके रीट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इसलिए अगर आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। तो यह क्या आवश्यक नहीं है कि कोई उच्च बुद्धि लब्धि वाला बालक है तो उसमें क्या चीज़ जो है कि उच्च होगा? सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने में जो है या अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो यह जरूरी नहीं है या आवश्यक नहीं है कि अगर कोई उच्च बुद्धि लब्धि का बालक है तो वह सृजनशील ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी की बुद्धि लब्धि ज़्यादा है तो वह सृजनशील होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ए वाला विकल्प आपका यह भरा जाएगा, यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि बुद्धि और सृजनात्मकता जो होती है उसमें किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक या ये सभी? तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो बुद्धि और सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि और सृजनात्मकता आपका जो है वह बिल्कुल अलग अलग घटक होते हैं और इन दोनों को जो है कि धनात्मक संबंधों द्वारा जोड़ा जाता है और बुद्धि का स्तर बढ़ने पर सृजनात्मकता में वृद्धि होती है तथा बुद्धि घटने पर सृजनात्मकता में भी थोड़ी कमी आती है। लेकिन यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर बुद्धि लब्धि ज़्यादा है तो उसकी बुद्धि सृजनात्मकता बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो किसने कहा था कि जो सृजनात्मकता होती है यह मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की जो है वह एक मानसिक प्रक्रिया होती है? कॉल एंड ब्रूस का, ड्रेवलर का या डिहॉन का या क्रो एंड क्रो का? तो देखिए, ऐसा जो कहने वाले थे वह क्रो एंड क्रो साहब थे। जी हाँ दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने ही कहा था कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं कि सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं, सृजनशील बालक साहसी नहीं होते हैं, या सृजनशील बालक बहिर्मुखी होते हैं, या सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सत्य कथन नहीं है यह पूछा गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें सृजनशील बालक की तो वह आपका क्या गुण होता है? तो जो सृजनशील बालक होगा उसमें जिज्ञासापन भी होगा, जिज्ञासु बालक होगा, और जो है कि वह बहिर्मुखी भी होगा, और वह जो है कि महत्वाकांक्षी भी होगा। तो इसलिए यह तीनों विकल्प सही हैं। लेकिन सृजनशील बालक जो है कि साहसी नहीं होता है, तो यह गलत ऑप्शन दिया है। तो इसलिए आपका जो है कि बी वाला ऑप्शन गलत है और गलत ऑप्शन ही पूछा गया है, क्योंकि सृजनशील बालक जो होते हैं वह जिज्ञासु भी होते हैं, साहसी भी होते हैं, बहिर्मुखी भी होते हैं, महत्वाकांक्षी भी होते हैं, नवाचारी भी होते हैं और समायोजन करने की क्षमता भी उनमें होती है। तो इसलिए इसका बी वाला विकल्प गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका रीट एग्ज़ाम होगा पूरा सिलेबस इस चैनल पर कवर कराएंगे। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, तो वहाँ पर भी हमको ज़रूर फॉलो कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो सृजनशीलता का अगर पोषण करना चाह रहे हैं तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए?
कार्य केंद्रित विद्यार्थी को रखना चाहिए कि लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए, कि कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए, कि पुरस्कार प्रेरित रखना चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करें तो अगर कोई ऐसा अध्यापक है जो चाह रहा है कि अपने विद्यार्थियों को सृजनशीलता का पोषण करे उसमें, तो उसको चाहिए कि वह विद्यार्थियों को लक्ष्य केंद्रित करे। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थियों को जो है कि लक्ष्य केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। तो बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो क्या ऐसा चीज़ है जो कि बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल है, भाषण है, कहानी लेखन है, कि निर्माण संबंधी क्रियाएं हैं? तो देखिए अगर हम बात करें सृजनात्मकता के विकास में जो सहायक नहीं है वह आपका क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा भाषण। जी हाँ दोस्तों, सृजनात्मकता नवीन विचार या नवीन वस्तु से संबंधित होता है, अतः बालक के सृजनात्मकता के विकास के लिए वे सभी तत्व आवश्यक होते हैं जिनमें नए विचारों का जन्म होता है। अतः भाषण के द्वारा जो है सृजनात्मकता का विकास नहीं होता है, जबकि जो अन्य विकल्प गए हैं जैसे कहानी लेखन हो गया, निर्माण संबंधी जो क्रियाएं हैं या खेल हो गया, तो इसमें जो है कि सृजनात्मकता जो है कि विकास होता है बच्चे का। तो इसलिए बी वाला विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, सृजनात्मकता की पहचान होती है। तो सृजनात्मकता की पहचान कैसे होती है? पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, या संगीत से, या नवीन परिणाम से? तो देखिए सृजनात्मकता की जो पहचान होती है यह आपका नवीन परिणाम से होता है। जी हाँ दोस्तों, किससे होता है? तो नवीन परिणाम से होता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु व रचनात्मक सृजन कर अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? तो ऐसा किसने कहा था कि जो सृजनशील मानव मस्तिष्क होता है उसके द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय होता है? तो ऐसा कहने वाले कौन थे? तो यह कहने वाले आपके स्किनर साहब थे। जी हाँ दोस्तों, इनकी फेमस लाइन यह है, इसको याद रखिएगा। ऐसा कहने वाले आपके जो है स्किनर साहब थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? तो सृजनशीलता का प्रमुख तत्व पूछा गया है मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, या लचीलापन। तो देखिए अगर हम बात करें सृजनशीलता के जो प्रमुख तत्व आपके होते हैं वह आपका मौलिकता होती है, उसके अलावा आपका लचीलापन भी होता है, धारा प्रवाहिता भी होती है, उसके अलावा उत्सुकता होती है, स्वतंत्रता होती है। लेकिन अनुशासन जो है यह सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है। तो इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यही इसमें पूछा गया है कि सृजनशीलता का प्रमुख तत्व कौन सा नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सृजनवाद में। तो सृजनवाद में क्या होता है? बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रति करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि प्रतिभाग करते हैं, ऑप्शन छूट गया है थोड़ा सा, प्रतिभाग करते हैं। या शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, या शिक्षा बाल केंद्रित होती है, या शिक्षा व्यवहारवादी होती है? तो देखिए अगर हम बात करें तो सृजनवाद में जो है वह शिक्षा बाल केंद्रित होती है। जी हाँ दोस्तों, सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है। इस प्रकार की शिक्षा में बालक के स्वतंत्र चिंतन के लिए उपयुक्त अधिगम परिस्थिति का निर्माण किया जाता है, जिससे बालक में क्या होता है कि स्वतंत्र रूप से कार्य या चिंतन करके नवीन विचार या विषय वस्तु का जो है कि निर्माण करता है। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि आनुवंशिकता और जो है कि पर्यावरण की भूमिका के बारे में
कौन सा कथन सत्य है? तो विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता, कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो यह ऑप्शन आपका सही लग रहा है। अगला भी देख लेते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तो यह तो ऑप्शन आपका वैसे ही गलत दिया गया है। अगला है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, कि अगर किसी बच्चे में जन्मजात विकार है तो उसको हम पौष्टिक भोजन देंगे या अच्छे से देखेंगे तो वह दूर नहीं होगा। अगला है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह भी ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। पर्यावरण जो होता है यह बच्चे के केवल भाषा विकास में ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, बल्कि बच्चे की हर एक चीज़ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए यह वाला ऑप्शन भी गलत है। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो प्रकृति पोषण विवाद है यह किससे जो है कि आपका संबंधित है? व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से, कि आनुवंशिकी एवं वातावरण से। तो देखिए अगर हम बात करें तो प्रकृति पोषण विवाद जो है वह आपका संबंधित है आनुवंशिकी और वातावरण से। जी हाँ दोस्तों, डी वाला विकल्प आपका सही होगा कि आनुवंशिकी और वातावरण से संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो व्यक्ति होते हैं उनमें एक दूसरे में भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, या वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो व्यक्तियों में जो भिन्नता होती है वह वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है उसके कारण जो है कि सभी व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। तो इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है कि वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने पाने के कारण होती है कहलाती है। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कि अगर किसी बच्चे में जो है कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, या क्लेनफेल्डर सिंड्रोम बोलते हैं, या टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, क्या विल्सन सिंड्रोम बोलते हैं? तो देखिए अगर हम बात करें तो उसको जो है कि आपका जो 21वें गुणसूत्र से जोड़े से अलग ना हो पाने के कारण होती है उसको डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसको डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार जो है कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको आप इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े आपके कितने होते हैं? 22 होते हैं, कि 24 होते हैं, कि 23 होते हैं? तो देखिए सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आपकी 46 होती है, जो कि 23 के जोड़े में होते हैं। तो इसलिए आपका बी वाला विकल्प यह जो है 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, जिनमें से क्या होता है कि 22 जो जोड़े गुणसूत्र होते हैं नर और मादा के समान होते हैं और अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं, और इसमें जो 23वां गुणसूत्र होता है वही अलग होता है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, किसको जो है कि सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जानते हैं? तो क्रो एंड क्रो को, या गॉल्टन को, या रॉस को, या उडवर्थ को? तो देखिए अगर हम बात करें सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जो जाना जाता है वह आपका जो है
वह गाल्टन साहब को जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सुजनन शास्त्र विज्ञान जो है वह व्यवहारिक वंशानुक्रम की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत जो है वह वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानव की जाति की नस्ल को सुधारा जा सके। तो इसको याद रखिएगा, गाल्टन को इस सुजनन शास्त्र का पिता मानते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से जो अभिप्राय है आपका क्या हो जाएगा, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं या एक व्यक्ति की मूल वृत्ति या भौतिक और समाज की जटिल शक्तियां या हमारे आसपास का वातावरण है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जैविकीय विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं जो होती हैं यह प्रकृति से आपका अभिप्राय होता है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दिया गया है यहाँ पर कि आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि परिवेश से प्रभावित होता है। तो आजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। तो यह चर्चा किस विषय में वह लोग कर रहे हैं। तो ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना के रूप में, या स्थिरता तथा अस्थिरता का बहस है, या सतत या असतत अधिगम का बहस है, या जो है कि प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद का बहस है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा कि प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद का जो है वह चर्चा इस विषय में है। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आनुवंशिकता 50% योगदान रखता है, 50% वातावरण रखता है, तो ऐसा नहीं है। अगला है समवयस्कों और पितरैक, जिसको कि जीन्स बोलते हैं, का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह कथन आपका सत्य दिया गया है कि जो आपका ऑप्शन है कि समवयस्कों और पितरैक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि वातावरण में बालक जो है वह वातावरण और आनुवंशिकता के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अतः बच्चे के विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसलिए आपका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, कि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या केवल शीघ्र सीखते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात करें तो मानव व्यक्ति का जो परिणाम होता है आपका, यह आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया होती है। तो इसको आप याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही दिया गया है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यह टॉप 20 प्रश्न ही देखेंगे, और यह सभी प्रश्न जो भी हमने आपको करवाया, यह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर चांसेस है कि इनसे प्रश्न जरूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देख जाइए। और दोस्तों, अभी तक जितनी भी हमने CDP की वीडियो अपलोड की है उसका आपको चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जा कर के आप जो है कि सभी वीडियोस को देख जाइए। आप दोस्तों, CDP में जितना हम आपको करवा रहे हैं प्रश्न, सिर्फ आप उतना तैयार कर लीजिए। गारंटी है कि आपका एक भी प्रश्न CDP का एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।